नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी मिश्रा 22 में। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया है कि आइए देखते हैं हम प्राचीन काल का इतिहास। जो प्राचीन काल का इतिहास है उसमें जो मौर्य काल है उसमें से हम आज दो महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे, जिनमें से पहला आज चंद्रगुप्त और बिंदुसार के विषय में होगा और अगले जो पार्ट आएगा हमारा उसमें संपूर्ण मौर्य काल का वीडियो खत्म हो जाएगा। उसमें फिर हम अशोक के बारे में और उसके शिलालेखों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार को अवश्य बताइएगा कि आपके विचार कैसे हैं। और मैं इस तरह की वीडियो ताकि मैं बना सकूं, इसलिए अपने विचार को अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मौर्य काल को। ठीक है, तो देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। मौर्य वंश से पहले कौन सा शासक यहाँ पर शासन किया करता था? नंद वंश। इससे पहले हमने ठीक है नंद वंश के बारे में बताए हैं। तो नंद वंश का महाप्रतापी राजा जो महापद्मनंद था, उन्होंने क्या किया था? नंद वंश की स्थापना किए थे और उसके बाद उस पर नौवां जो शासक था जिसका नाम धनानंद था, उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना मगध पर करते हैं। ठीक है, नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं मौर्य वंश के जो शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के विषय में सारी जानकारी देने का हम प्रयत्न करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जन्म जो माना जाता है वो 345 ईसा पूर्व माना जाता है। उसे इनके जन्म ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, परंतु देख लीजिए। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिंडोकोटस कहा है। और जो जस्टिन थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सिंडोकोटस कहा जाता है। ठीक है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जो जस्टिन है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोले थे? सिंडोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, आगे विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। जो विशाखा दत्त जो थे उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम क्या था? मुद्रा राक्षस था। जो विशाखा दत्त था उसकी पुस्तक का क्या नाम था? मुद्रा राक्षस था। और जो मेगास्थनीज था उसके पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम की पुस्तक उसने रचा था। ठीक है, जो बाद में इसी के शासनकाल में आएगा, चंद्रगुप्त का राजदरबारी माना जाएगा। ठीक है, तो जो विशाखादित्य था उसका कृत जो विशाखादित्य ने मतलब जो पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या था? मुद्रा राक्षस था। तो मुद्रा राक्षस में क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। वृषल शब्द मतलब अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ऐसा माना जाता है, जो विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखे थे उसमें ऐसा माना जाता है लेखक में कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था। आगे धनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और जो चाणक्य थे उनके और कई नाम थे जिसमें से एक कौटिल्य था, एक विष्णुगुप्त था, है ना। उन्होंने क्या किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। जो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है? चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। और जो चाणक्य थे उन्होंने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था, लेकिन वो अर्थशास्त्र के विषय में नहीं था, वो राजनीति के बारे में था, राजा के प्रशासन के बारे में था कि वहाँ की जो उस समय की जो मौर्यकालीन शासन व्यवस्था थी वो किस तरह, उसके विषय में बताया गया था। आगे चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। जो चंद्रगुप्त था उसने मगध की गद्दी पर किस ईस्वी में बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। जो चंद्रगुप्त था वो जैन धर्म का अनुयायी था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी जी हैं वो जैन धर्म के मेन माने जाते हैं, 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। प्रथम तो ऋषभदेव माने जाते हैं। ठीक है, तो इन बात का ध्यान रखिएगा। और यही है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने अंतिम दिन जैन धर्म को अपनाया था और संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था।
आगे इसके विषय में जानकारियाँ प्राप्त होगी। आगे, चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय कर्नाटक श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। जो चंद्रगुप्त था उसने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था, जो कहाँ है? कर्नाटक में था। ठीक है। आगे, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था पूर्व राष्ट्र पोरस में, जो हाइडेव स्पीच का युद्ध माना जाता है, जिसे वितस्ता या झेलम नदी के किनारे होता है, इसलिए झेलम वितस्ता का युद्ध या हाइडेव स्पीच का युद्ध माना जाता है। ठीक ना। वही सिकंदर का क्या था? ये थल सेनापति था, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर जब भारत पर आक्रमण करता है तब उस समय का शासक कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। ठीक है। और फिर सेल्यूकस ने क्या करता है? अपनी पुत्री हेलेना या कार्निया का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। आगे इसके विषय में जानकारियां मिलेंगी। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, जिसे क्या बोला जाता था? कार्नेलिया, ठीक है, या तो हेलेना भी इसको कहते थे, इसकी शादी किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। युद्ध की संधि के शर्त के अनुसार उसने, जब युद्ध की लास्ट हुआ तो उनको भय था कि कहीं दोबारा न युद्ध कर, इसलिए उसकी पुत्री के साथ विवाह कर लेते हैं। और कुछ शर्त था, उसके अनुसार उसने क्या किया था? 4 प्रांत था, जिसका नाम क्या था? काबुल था, कंधार था, हेरात एवं मकरान था। यह चंद्रगुप्त को दे दिया। जो सेल्यूकस था उसने क्या किया? अपनी पुत्री हेलेना, जिसको कार्निया कहते हैं, कार्नेलिया कहते हैं, उसको उसका विवाह करके तथा 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस दे देता है। कौन दे देता है? सेल्यूकस निकेटर दे देता है। उसमें से 4 प्रांत कौन कौन होते हैं? काबुल होता है, कंधार होता है, हेरात होता है और मकरान होता है। ठीक है, दे देता है। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किए थे? जैनी गुरु, जो जैन धर्म के जो गुरु माने जाते हैं, भद्रबाहु, ठीक है, तो उन्हें से क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं। आगे, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और जो मेगास्थनीज था उसने, वो कौन था? सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी किया था। ठीक है। आगे, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका है। जो मेगास्थनीज हैं उनकी पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। मेगास्थनीज ने के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। ऐसा मेगास्थनीज अपने इंडिका नामक पुस्तक में लिखते हैं कि मेगास्थनीज जी कहते हैं कि जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो जब अपने जनता के सामने आया करते थे, उस समय क्या किया जाता था? शोभा यात्रा या जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, जो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, तो मेगास्थनीज के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने सैनिकों के बीच में आया करते थे, अपने जनता के बीच में जाया करते थे, तब वो उस अवसर पर क्या हुआ करता था? जश्न मनाया जाता था। और उस समय क्या हुआ करता था कि जो सम्राट होता था उसे एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, और उसके अंगरक्षक जो होते थे वो सोने चांदी से अलंकृत रहते थे, सजे रहते थे और हाथियों पर सवार रहते थे। और ऐसा मेगास्थनीज जी के इंडिका नामक पुस्तक से आगे जानकारी प्राप्त होती है कि कुछ अंगरक्षक पेड़ को लेकर चलते थे। इसमें प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता था। ऐसा माना जाता था कि जो अंगरक्षक और थे वो क्या करते थे कि वृक्ष के क्या ले जाते थे? पेड़ को लेकर चलते थे। उसमें कौन बैठते थे? प्रशिक्षित तोताओं का झुंड रहता था, जो सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। और वह तोता क्या करते थे? सम्राट के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। यह जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से प्राप्त हो रही है। ऐसा माना जाता है कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से
घिरे होते थे। जब वो नगर में जाया करते थे तो वहाँ पास हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर खाने को चखते थे और ऐसा माना जाता था, मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखे हैं उनमें ऐसा माना गया है, उसमें लिखा गया है कि जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भोजन करते थे मौर्य काल के शासक, तो उनका एक खास जो सेवक हुआ करता था, वो क्या करता था, नौकर हुआ करता था, वो क्या करता था, उस भोजन को चखा करता था। उन्हें ये भय लगा रहता था कि किसी समय कोई जहर ना दे दे या किसी भी तरह से शासक को नुकसान ना पहुंच सके, इसलिए उसे एक खास नौकर द्वारा चखाया जाता था। ठीक है, वे लगातार एक ही कमरे पर नहीं सोते थे और ऐसा माना जाता है कि वे लगातार एक ही कमरे पर नहीं सोया करते थे, क्योंकि भय लगा रहता होगा कि किसी भी समय कोई भी शत्रु एक फिक्स स्थान को प्राप्त करके किसी भी तरह से मतलब उनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए उन्होंने, हो सकता है ऐसा कि वो एक साथ मतलब 2 दिन लगातार एक ही कमरे पर नहीं सोते थे। आगे पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा था। जो ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र जो था एक विशाल प्राचीर से घिरा था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। ऐसा माना जाता है कि जो पाटलिपुत्र था एक विशाल प्राचीर से घिरा रहता था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर की लकड़ी और कच्ची ईंट से बने होते थे। जो 2 और 3 मंजिल के घर बने होते थे वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। ठीक है, राजा का महल भी काठ का बना है। जो राजा का भी घर था वो किसका बना था, काठ का बना था, और जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। और क्या किया गया था, राजा के घर तो काठ का बना था लेकिन पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है और चारों ओर उद्यानों से क्या था, घिरा था। यह सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जो सेल्यूकस निकेटर था उसका जो एक राजदूत आया था जिसका नाम मेगास्थनीज था, उन्होंने अपने पुस्तक इंडिका में सारी चीज़ें लिखे हुए हैं। आगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया। एम्पियानस ने किया था। ये जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में युद्ध हुआ था इसका वर्णन कौन किया था, तो एम्पियानस ने किया था। एपियानस ने, सॉरी एपियानस है। ठीक है, आगे प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। जब उसने कबूल, कंधार और ये 4 प्रांत और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि प्लूटार्क के अनुसार, जो प्लूटार्क था उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं कि 500 हाथी उपहार में दे देते हैं। किसको, सेल्यूकस को। आगे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 ईसा पूर्व में श्रमल बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। जैन धर्म बोले थे ना कि अंतिम दिन उन्होंने जैन धर्म अपनाए थे और बिना अन्न जल ग्रहण किए संथारा विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिए थे। ठीक है, अब आते हैं हम बिंदुसार के बारे में। अब देखते हैं हम बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 258 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसने जो बिंदुसार था वह किसका उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, जो 258 ईसा पूर्व में क्या किया था, राजगद्दी पर बैठा था। और जो चंद्रगुप्त था वो कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में वो बैठा था राजगद्दी पर, चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो था ये 258 ईसा पूर्व में बिंदुसार बैठता है। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। जो अमित्र घात के नाम से भी बिंदुसार जाना जाता है। जो बिंदुसार का और एक नाम है उसको क्या कहते थे, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते थे। अमित्र घात का अर्थ क्या बताया गया है, शत्रु विनाशक। बिंदुसार को अमित्र घात तथा शत्रु विनाशक कहा गया है। आगे बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। जो बिंदुसार था वह आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। ठीक है, आगे वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। जो वायु पुराण है उसमें ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा था। ऐसा स्ट्रैबो ने कहते हैं
स्ट्रैबो के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सीरिया नरेश जो एंटियोकस थे, उन्होंने क्या किया, बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा था। और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के काल में कौन सा राजदूत भेजा था, मेगास्थनीज भेजा था, ठीक है, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेक्स नामक राजदूत भेजा था, ठीक है। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया है। आगे, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। जो जैन धर्म है उसमें बिंदुसार को क्या बोला गया है, सिंह सेन बोला गया है। बिंदुसार के जो शासन काल था उसमें तक्षशिला में 2 विद्रोह माने गए हैं। जो बिंदुसार का शासन काल था उसमें तक्षशिला में 2 विद्रोह माने गए हैं, जिसका वर्णन मिलता है। इन 2 विद्रोह में को दबाने के लिए बिंदुसार क्या करता है, पहले अपने पुत्र बड़े पुत्र सुसीम लो और बाद में अशोक को भेजा। जो इसका बिंदुसार का बड़ा पुत्र था जिसका नाम क्या था, सुसीम लो नाम था, और बाद में अशोक को भेजा था, ठीक है। आगे, और यही जो अशोक है यह अपने बड़े भाई सुसीम को मार करके अपने राजगद्दी में बैठता है, ठीक है। आगे फिर बताएंगे जब हम अशोक के बारे में जानकारियां देंगे। आगे, एथिनियस के अनुसार बिंदुसार जो एथिनियस थे उनके अनुसार माना गया है कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस कौन थे, वही एंटियोकस थे जिन्होंने डाइमेक्स नामक राजदूत को भेजा था, ठीक है। तो एंटियोकस से क्या क्या मंगाते थे, मदिरा मंगाते थे, सूखा अंजीर एवं एक दार्शनिक व्यक्ति भेजने की प्रार्थना की थी। ऐसा माना जाता है किसके अनुसार, एथिनियस के अनुसार माना जाता है। एथिनियस के अनुसार ऐसा माना गया है कि बिंदुसार जो थे उन्होंने क्या किए थे कि सीरिया के शासक जो एंटियोकस थे उनसे मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक व्यक्ति भेजने की प्रार्थना की थी, ठीक है। आगे, बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। जो बौद्ध विद्वान तारानाथ थे ऐसा माना जाता है कि वो बिंदुसार को क्या बताए हैं कि वह 16 राज्यों का विजेता माना गया है। ऐसा कौन बौद्ध विद्वान जो थे तारानाथ, वह बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के बने रहिए, कल हम अगला पार्ट में मौर्य काल को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।